हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी कॉमर्स। आज का जो टॉपिक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है फाइनल अकाउंट का जितने भी एडजस्टमेंट है हम लोग यहाँ पे उसको कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जितने भी एडजस्टमेंट है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का जो भी टॉपिक्स था, जितना भी एडजस्टमेंट है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बात किया था फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखोगे, अगर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सम्स अगर आपको सॉल्व करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पोस्टिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से हमारे एक्सपेंसेस इनकम आते हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से एक्सपेंसेस एंड इनकम वाले पार्ट आते हैं वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारा बैलेंस शीट वाला पार्ट मींस लायबिलिटीज एंड असेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज, मतलब जितने भी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट था, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका एडजस्टमेंट। कि एडजस्टमेंट ऑलरेडी आपको पता होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट आपको दिखा के रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा पहला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। वो जब हम लोग सम्स करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मीन्स आपका दो अकाउंट एंड बैलेंस शीट को रखा है एंड उसी के बेस पे किस तरीके का एडजस्टमेंट को हम लोग सेटलमेंट करेंगे वो भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, जो आपके एडजस्टमेंट है तो वहाँ पे एक तो आपका जो एडजस्टमेंट है नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहता है। सेकंड हमारे हिडन एडजस्टमेंट होते हैं जो आपको सम्स में भी ऑलरेडी आपको पता होगा। सम्स मीन्स ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आपको दिखने वाले हैं। क्लियर है? तो हिडन एडजस्टमेंट का हमारा जो है सेपरेट वीडियो जाएगा क्योंकि उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको कराने पड़ेंगे एंड बाकी रिमेनिंग जो एडजस्टमेंट हैं उनको यहाँ पे आपको कराया जाएगा, टोटल एडजस्टमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट का। तो फर्स्ट, क्लियर है, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग स्टॉक पहला। इनका इफेक्ट कहाँ जाता है? अब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अपना कहाँ आता है? सबसे पहले आप देखोगे ट्रेडिंग में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डेबिट में ही आता है। जब आपका ओपनिंग स्टॉक डेबिट है तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रहेगा? उसका अपोजिट, मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड रहेगा। तो फर्स्ट इफेक्ट इनका कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया? एंड सेकेंड हमारा स्टॉक कहाँ जाता है? असेट्स। सेकेंड इफेक्ट ऑलरेडी कहाँ जाएगा आपका? असेट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है क्योंकि सम्स में क्लोजिंग स्टॉक पहला एडजस्टमेंट ही आपको रहता है और ये कंपलसरी एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक का सम रहता है, ये मीन्स एडजस्टमेंट रहेगा। तो ट्रेडिंग का क्रेडिट और कहाँ जाएगा? सेकेंड इफेक्ट हमारा कहाँ जाता है? असेट साइड में जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स। क्लियर है? हर एडजस्टमेंट का कितना आपका इफेक्ट रहता है? मिनिमम 2 इफेक्ट रहता है। क्लियर है? कितना इफेक्ट रहेगा? मिनिमम 2 इफेक्ट आपको रहते हैं। देखिए, फर्स्ट आपको ये डेप्रीसिएशन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज होता है? फिक्स असेट पे आपका चार्ज किया जाता है। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है जो आपके फिक्स असेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई है। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल की बात करूँ, ये हमारा बोर्ड है, ये मैंने 3000 में परचेज किया था लास्ट ईयर, लेकिन अब मैं इसको सेल करने जाऊँगा या फिर 3000 का लास्ट ईयर था तो 1 साल के बाद इसको मैंने यूज़ किया। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? नेक्स्ट ईयर जो हमारी आएगी 2000 हो जाएगी या फिर 2500, मतलब 3000 इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो जो इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई, कम हुई, जो इसकी वैल्यू रिड्यूस हुई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम लोग? असेट से माइनस कर देते हैं। जो भी आपका असेट डेप्रिशिएट हुआ था वो माइनस, उसमें से आप माइनस कर दो। अब जैसे एग्जांपल लिया, ये मेरा बोर्ड था, फर्नीचर आइटम है, तो फर्नीचर, इससे मैंने क्या किया? उसको माइनस किया। कितना माइनस किया? 500 एप्रिशिएट हो तो 500 माइनस किया। और सेकेंड इफेक्ट क्या जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। क्लियर है? अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी समझना है कि डेबिट साइड क्यों गया। डेबिट ये है कि मेरे एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है। डेप्रिशिएट मतलब होता है रिड्यूस होना, कम होना। मेरा एसेट्स कम हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो हमारे लिए लॉस रहता है। लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में आप जाओ। अब एक यहाँ पे एक ये फॉर्मेट भी इसीलिए मैंने बनाया ताकि थोड़ा सा एक लॉजिक भी आपको मैं बता दूँ कि देखिए, एसेट मीन्स क्या होता है? एसेट्स मीन्स आपने क्या देखा है? हमारी जो प्रॉपर्टी होती है।
क्लियर है? यही आपने देखा है कि एसेट्स मींस क्या होता है, जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स। लायबिलिटीज को आपने शॉर्ट में क्या समझे, जो हमारे कर्जे होते हैं, जो हमारा डेप्ट होता है वो हमारा कहाँ पे आता है, लायबिलिटीज वाले पार्ट्स में आता है। क्लियर है? अब एसेट्स अगर आपका कम होगा, मतलब एसेट्स अगर आपका माइनस होगा, तो एसेट माइनस मतलब क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी कम हो रही है। तो प्रॉपर्टी कम होने का मतलब क्या होता है, आपका खर्चा। खर्चा मतलब सेकेंड इफेक्ट आप उसको कहाँ पे डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड वाले पार्ट में। क्लियर है? एंड अगर कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी में प्लस हो रही है, क्लियर है, प्रॉपर्टी में प्लस, असेट्स में प्लस, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो मतलब हमारा इनकम का पार्ट बढ़ेगा। क्लियर? एंड सेम अपोजिट लायबिलिटी में भी देख सकते हो आप, लायबिलिटी से माइनस, लायबिलिटी से माइनस मतलब हमारा डेप्ट क्या हो रहा है, और कम हो रहा है, डेप्ट कम हो रहा है तो हमारा फायदा है, इनकम। क्लियर है? सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। और उसका अपोजिट अगर डेप्ट प्लस हो रहा है, डेप्ट में प्लस मतलब आपका एक्सपेंसेस वाले पार्ट भरे, लॉसेस वाले पार्ट्स इंक्रीज हो रहे थे। यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट देखा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल से एक लॉजिक, इसी के बेस पे बहुत सारे एडजस्टमेंट भी आप वहाँ पे ऑलरेडी देखने वाले हो। चलिए, डेप्रीशिएशन ऑन असेट्स हो गया, ये आई थिंक आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ में आएगा। देखिए, डेप्रीशिएशन ऑन असेट्स, असेट्स में से क्या किया मैंने, माइनस। असेट्स से माइनस मतलब हमारा क्या होता है, डेबिट ऑफ साइड वाले पार्ट इंक्रीज होते हैं, तो मैंने क्या किया, पीएनएल का डेबिट शिफ्ट किया। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या रख रहा हूँ, बैड डेब्ट्स। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, पहले इजी वाले करा रहे हैं और इंपॉर्टेंट भी देखना रहेगा आपने। मोस्ट ऑफ सम्स में बैड डेब्ट्स की एंट्री तो आती है, बैड डेब्ट्स वाले सम्स आते हैं आपको। बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है कि जो हमारा सन्डी डेटर्स था, जो उससे जो पैसा रिकवर होने वाला था वो अब रिकवर नहीं होगा, मतलब बैड डेब्ट्स में चले गया। मतलब इसको एंट्री कहाँ से करते हैं हम लोग, इसको हम लोग करते हैं जो हमारे सन्डी डेटर्स होते हैं उसमें से माइनस करते हैं, क्योंकि जो हमारा पैसा आने वाला था अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा तो माइनस। देखो, सन्डी डेटर्स हमारा क्या होता है, असेट्स, असेट्स से माइनस हो गया, पैसा जो रिकवर होने वाला था अब नहीं आएगा, तो हमारा क्या है, लॉस। लॉस मतलब ये कहाँ जाएगा, सॉरी, सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक भी आप लगाइए यहाँ पे। असेट से कोई भी चीज़ माइनस, डेटर्स भी हमारा असेट है, वहाँ से माइनस मतलब पीएनएल का डेबिट, एंड असेट्स जो भी डेप्रिशिएट होगा किसी भी चीज़ में असेट, तो सेकेंड इफेक्ट भी पीएनएल का डेबिट। अब देखिए, इसी के साथ में मैं डेटा से रिलेटेड जो और भी एंट्रीज है, जैसे आरडीडी, ये दोनों तो मोस्टली साथ में ही चलते हैं। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो ये भी क्या, इसका अलग एंट्री नहीं, मैं इसमें साथ में ही करा दे रहा हूँ। सन्डी डेटर से माइनस एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड होता है। देखिए, बैड डेब्ट्स में तो आपका अमाउंट रिकवर पॉसिबल ही नहीं है, मतलब रिकवर होता ही नहीं है। बट आईडीडी में इनकम पॉसिबल रहता है कि देखा रहेगा आपने बहुत टाइम की, भाई लास्ट 2 साल की इनकम अब आई है, तो आपने आईडीडी को क्रेडिट साइड में भी देखा रहेगा। मतलब जो हम लोग ने आईडीडी अज्यूम किया था, जो मान लिया था आईडीडी, वो 2 साल के बाद रिकवर हुआ, तो आपने पीएनएल के क्रेडिट साइड में देखा रहेगा, ट्रायल बैलेंस पे आपने आईडीडी में देखा रहेगा वहाँ पे। क्लियर है? तो वो होता है, इसकी ये इनकम कैसे चांसेस रहते हैं कि फ्यूचर में आ सकता है, लेकिन 31 मार्च तक अगर हमारा वो आईडीडी है तो उसको माना जाता है भाई लॉस माना जाएगा। सन्डी डेटर से माइनस करो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाओ। क्लियर है? अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखने का आपको, सब में जो आप एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नीचे जो भी आपके एडजस्टमेंट दिए थे उसमें पहला आपको आईडीडी दिया था, फिर बैड डेब्ट्स दिया था, लेकिन रूल ये है कि फर्स्ट आपका बैड डेब्ट्स ही माइनस करना है, भले आपको एडजस्टमेंट में आईडीडी पहले दिया हो। बैड डेब्ट्स फर्स्ट माइनस करना है, सेकेंड आपको आईडीडी माइनस करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है सम करते टाइम पे। बैड डेब्ट्स पहला माइनस होएगा, आईडीडी सेकेंड माइनस होएगा। नेक्स्ट, इसी के साथ में डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी इसी के साथ में लास्ट में माइनस होता है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब ये ध्यान देना आपको, ये स्टेप में ही चलेंगे, पहला बैड डेब्ट्स माइनस, फिर आईडीडी माइनस, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको माइनस करना है। अब ये देखिए, डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है, डेटर्स मतलब जिससे हमारा पैसा आने वाला था, मैंने इसको डिस्काउंट दिया। एग्जाम्पल बहुत सारे टाइम पे होता है, जैसे एग्जाम्पल हो कि हम लोग डेटर्स का नहीं, डिस्काउंट का ही मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि मैं अपने जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कुछ ऐसा डिस्काउंट का ऑफर रखता हूँ कि आपने एक साथ पे किया तो 20,000 एंड आपने अगर डायरेक्टली पेमेंट कर दिया तो 18,000। क्लियर है? ये क्यों किया जाता है, ताकि इनकम जो हमारी मीन्स पैसा आने वाला है, कलेक्शन जो आने वाला है, उनको ऑफर इसलिए दिया जाता है ताकि जो साथ में पेमेंट हो, मतलब तुरंत पेमेंट मिल जाना चाहिए। क्लियर है? जल्दी पेमेंट मिलने के लिए।
चलिए डिस्काउंट ऑन डेटर्स की बात करते हैं। डिस्काउंट ऑन डेटर्स मत कब दिया जाता है, जब सामने वाले को जल्दी पैसा चाहिए रहता है। तो जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, मुझे मेरे स्टूडेंट से जल्दी पैसा चाहिए तो मैंने उनको ऑफर दिया। जैसे एग्जांपल हो, किसी स्टूडेंट का 5000 बाकी था, क्लियर है, लेकिन वो डिले कर रहा है पेमेंट करने में, तो मैंने उसको ऑफर दिया, एक काम करो अभी पेमेंट कर दो 4000 में, क्लियर। तो 1000 का मैं इसको क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। क्यों दिया मैंने, जल्दी, ताकि पेमेंट का कलेक्शन हो जाए, क्लियर है। या फिर दूसरा भी रीज़न हो सकता है, मुझे जल्दी पैसा चाहिए, मुझे कुछ अर्जेंट आ गया, तो इसके लिए मैंने सामने वाले को ऑफर दिया। ऐसा ऑफर मीन्स होता है यहाँ पे मैंने डिस्काउंट दिया, तो मेरे लिए तो लॉस ही है ना भाई। उसका 1000 का बेनिफिट मिल जाएगा, तो भाई डेटा से 1000 माइनस करना पड़ेगा, और मेरे लिए तो लॉस है 1000 का। तो मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, बैड डेट, साइडिटी, डिस्काउंट ऑन डेटा लाइन से चलना है आपको एक साथ में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4, इसका अपोजिट डिस्काउंट ऑन डेटर। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अपोजिट है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। चलिए डिस्काउंट ऑन डेटर्स में क्या देखा हम लोग ने, जिससे कलेक्शन आने वाला था। अब इसका अपोजिट भी तो हो सकता है, जिसको पेमेंट करने का उसने मुझे डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट वर्ड जहां पे आता है, एक चीज तो ध्यान रखो, डिस्काउंट हमेशा कर दो माइनस। किससे माइनस, जिस पे मिल रहा है, क्लियर है। तो डिस्काउंट किस पे, यहाँ पे क्रेडिटर्स पे, तो क्रेडिटर्स से कर दूंगा मैं माइनस, क्लियर। क्रेडिटर हमारा कहाँ पे आता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी से माइनस मतलब होता है हमारा फायदा, हमारा इनकम हो गया, क्लियर है, हमारे को बेनिफिट उतने का मिला। तो सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट, क्लियर। तो यहाँ पे 4 एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे करा दिया। नेक्स्ट अभी आगे के एडजस्टमेंट की बात करता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक भी आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान देना है, जो भी एडजस्टमेंट है आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो 22 एडजस्टमेंट उन्होंने दिया है, क्लियर है, 22 एडजस्टमेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 to 5 एडजस्टमेंट का एक साथ में लेके चलेंगे, क्लियर है। 4 एडजस्टमेंट, जैसे हम लोग ने फर्स्ट क्या किया, 4 एडजस्टमेंट, बट आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उसको उन्होंने बैड डेट्स अलग दिखाया, आईडीडी अलग दिखाया, डिस्काउंट ऑन डेटर्स अलग दिखाया, क्लियर। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ने वाले, वो जो एडजस्टमेंट का एक साथ का रिलेशन है, मतलब जो थोड़े से मैच होते हैं, जो जिसपे दोनों का साथ में लॉजिक चलता है, उनको हम लोग ने एक साथ में रख लिया है, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सब इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये 4 एडजस्टमेंट को मैंने एक साथ किया, ताकि एडजस्टमेंट आपको याद करने में और समझने में दोनों इजी पड़ना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट आपको सब दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ड आप पहचानो, इन्वेस्टमेंट कहाँ का है आपका, ये है असेट वाला पार्ट, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये हमारा ड्रॉइंग क्या होता है, असेट, लेकिन फॉर्मेट में माइनस होता है, बट क्या होता है, असेट। फॉर्मेट आपने देखा रहेगा कैपिटल से माइनस होता है, बट वो असेट रहता है हमारा, क्लियर है। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारा क्या रहता है, लायबिलिटी। ये तो पहले पढ़ा, आपको ऑलरेडी पता होगा। लोन भी क्या है यहाँ पे आपका, लायबिलिटी, क्लियर है। तो मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देखा यहाँ पे, असेट पहचान लिया, लायबिलिटी पहचान लिया, हो गया, एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे करना क्या, देखो असेट पे कभी भी इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट देते नहीं है, इंटरेस्ट पे नहीं करते भाई, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, क्लियर हो गया। और लायबिलिटी पे कभी भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं करते, पे करते हैं, लॉजिक। असेट मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल, असेट मतलब प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट किया तो अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, पे थोड़ी करेंगे, मिलेगा तो फायदा है, क्लियर है। लायबिलिटी पे कभी भी कर्जा है तो कर्जे पे इंटरेस्ट लेते नहीं है, इंटरेस्ट पे करते हैं, दिया जाता है। तो देखो इंटरेस्ट वर्ड देखते ही सबसे पहले क्या करना, प्लस कर देना, प्लस 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 एंड प्लस। किसमें प्लस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट में प्लस करना है, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग में प्लस कर दो आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में प्लस कर दो। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन में प्लस कर दो। मतलब सिंपल सा हो गया कि जिसका भी इंटरेस्ट आएगा, अभी आपको सब में बहुत सारे अलग अलग भी वर्ड्स दिखेंगे, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड भी दिखेगा, तो गवर्नमेंट बॉन्ड में आप प्लस कर दो। डिबेंचर दिखता है, डिबेंचर में प्लस, मतलब जिसका इंटरेस्ट आप उसमें प्लस कर दो। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आप पहचानो, वो असेट है कि लायबिलिटी है। असेट पे मैंने क्या बोला, रिसीव करते हैं। रिसीव करना मतलब देखो इधर मैंने क्या लिखा, प्लस। प्लस करने पे क्या बोला था, असेट में प्लस मतलब प्रॉपर्टी बढ़ेगा। तो सेकंड पे कहाँ पे, पीएनएल का क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड, असेट बढ़ रहा है हमारा तो फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड, क्लियर है। असेट
एसेट है, एसेट में प्लस होना मतलब दोनों फायदा, तो इसका मतलब इसका अपोजिट आपको खुद समझ गया होगा, दोनों अपोजिट लायबिलिटी पे करते हैं तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। मतलब सिंपल सा इंटरेस्ट वाले जितने भी एडजस्टमेंट आपको साथ में याद रख लेने हैं। क्या ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट वाले जितने भी एडजस्टमेंट है उसको क्या करना है, इंटरेस्ट हमेशा प्लस होता है, जिसका भी इंटरेस्ट आपको बोला है उसमें आप प्लस कर दो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप वहां पे देख लो, असेट है तो ऊपर सीधा डायरेक्टली चले जाओ, लायबिलिटी है तो डायरेक्टली वो भी सीधा डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख रहा है, असेट क्रेडिट चले जाएगा, लायबिलिटी डेबिट की तरफ भाग जाएगा। तो चलिए ये इस तरीके से मैंने क्या किया, आपको 4 एडजस्टमेंट 4 to 5 एडजस्टमेंट को साथ में रखा है जो एक साथ रिलेट करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया ना, यहाँ पे आप देखोगे जो कॉमन चीज़ आपको दिख रही होगी गुड्स वाली एंट्री को एक साथ हम लोग रखा है। तो गुड्स से रिलेटेड कितने टोटल एंट्री, 5 एंट्रीज है, तो 5 एंट्रीज को हमने क्या किया, साथ में लिया। चलिए तो अभी तक कितने एडजस्टमेंट है यहाँ पे मैं लिखते भी चलता हूँ। पहला 4 था, +4 किया, +5, क्लियर है। 4 कौन कौन सा किया याद कर लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रीशिएशन, बैड डेट्स, आईडीडी, डिस्काउंट ऑन डेटर्स को साथ में रखा है, प्लस लास्ट जो हमारा 5th एडजस्टमेंट था डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर था, क्लियर है। +4 कौन से किया हम लोग ने, इंटरेस्ट वाली एंट्री किया। इंटरेस्ट में क्या किया, 2 असेट्स वाले देखे, 2 लायबिलिटीज वाले देखे। मैंने बोला एक्स्ट्रा भी आपको आ सकता है तो लॉजिक सेम अप्लाई करोगे जैसे मैंने वहाँ पे बताया। नेक्स्ट +5 एंट्री गुड्स से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज में से ये भी है, एग्जाम में एक एंट्री रखते हैं, 5 में से कोई एक एंट्री वहाँ पे रखा जाता है। देखिए गुड्स वर्ड दिखा आपको, गुड्स से डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आप कौन सा गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो आपने परचेस किया, क्लियर है, जो आपने परचेस किया उसमें से ही करने वाले हो ना आप डिस्ट्रीब्यूट। गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हो गया, कौन सा गुड्स चोरी होगा, जो आपने परचेस किया वही गुड्स चोरी होगा। मतलब गुड्स वर्ड दिखा, देखो गुड्स आप कुछ भी हो रहा है तो कहाँ से जाने वाला है वो गुड्स, परचेस से ही जाने वाला है। मतलब परचेस से आप क्या कर लो, माइनस कर लो। तो मतलब एक एंट्री तो क्लियर हो गई कि परचेस से आप क्या करते हो, माइनस करते हो। परचेस से गुड्स वर्ड देखते ही आप क्या करना है, परचेस से माइनस, लास्ट भी परचेस से माइनस। चलो एक एंट्री क्लियर हुआ। बट यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी आता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे सर ने इसको क्या कराया है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, क्लियर है। तो भी कोई इशू नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से पढ़ते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट, गुड्स वर्ड आया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। एंड परचेस से माइनस भी कर सकते हो, आपके ऊपर ऑप्शनल दिया गया, आप किसी भी वे से जा सकते हो, क्लियर है। देखिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स फ्री में बांटा तो आपका प्रॉफिट है कि लॉस, आप ये सोचो, तो लॉस है तो एक ही जगह जाने वाले हो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, एक सीधा सीधा लॉजिक आपका लगा लेना। प्रॉफिट है कि लॉस है आप सिर्फ इतना देखो, गुड्स से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप, मतलब एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो एडवर्टाइजिंग किधर आता है आपका, पीएनएल का डेबिट ही आता है। अगर आपका पहले से ही एडवर्टाइजिंग दिया तो वहाँ पे आप ले जाके ऐड करने वाले हो, नहीं दिया तो पीएनएल के डेबिट में आप डायरेक्टली शो कर सकते हो। गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हो गया, लॉस मतलब पीएनएल का डेबिट, ये भी सेम, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स जल गया, सेम है, ये भी वही है, लॉस, गुड्स जल गया तो लॉस। एंड आपने इंश्योरेंस वगैरह की बात नहीं किया, सिर्फ डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिखा, इसका मतलब आपने इंश्योरेंस से नहीं कराया था, क्लियर है। नेक्स्ट लेकिन यहाँ पे एंट्री, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जल तो गया बट इंश्योरेंस क्लेम इज एडमिटेड, इंश्योरेंस क्लेम भी मिला है। जैसे एग्जांपल, गुड्स मेरा जल गया 5000 का, तो मैं 5000 का सीधा सीधा लॉस इस केस में था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, इंश्योरेंस क्लेम भी मिला, तो कितने का क्लेम मिलेगा। जैसे एग्जांपल, जो मुझे क्लेम मिला वो तो मेरा बेनिफिट हुआ, मतलब एसेट्स हो गया, क्या बोल के, इंश्योरेंस क्लेम। लेकिन ध्यान देना, इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिसीव नहीं होता। जैसे 5000 का गुड्स है तो इसमें से आपको मिला रहेगा 4500, मतलब अभी भी आपको 500 का लॉस हो रहा है। तो 500 का जो लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए तो आप एक ही जगह जाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कितने का लॉस हो रहा है, वो डिफरेंस आपका जाएगा 500। क्या लिख के वहाँ पे लिखने वाले हो, लॉस बाय फायर। मतलब ये एक ऐसी एंट्री है इस टॉपिक में आपके एचएससी कॉमर्स में जिसका 3 इफेक्ट आपको दिखने वाला है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड का। लास्ट, गुड्स टेकन बाय पार्टनर। अब पार्टनर जो लेके जाते हैं फॉर डोमेस्टिक यूज, फॉर पर्सनल यूज, से आपका क्या होता है, ड्रॉइंग होता है। तो ड्रॉइंग हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, कैपिटल से माइनस होता है। ड्रॉइंग क्या होता है, कैपिटल से
माइनस होता है। लेकिन अगर जिस स्टूडेंट ने पार्टनर कैपिटल बनाया है या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ये ध्यान रखना वहाँ पे। जिन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया डायरेक्टली कैपिटल से माइनस, ड्राइंग बोल के जो भी पार्टनर लेके गया वो। जिन्होंने पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट प्रिपेयर करंट करेंगे तो आपको करंट में तो लेके जाना ही पड़ेगा प्रॉफिट पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। बट अगर किसी ने कैपिटल अकाउंट बनाया है तो कैपिटल के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे देखिए गुड्स वाली एंट्री आपको कैसे ध्यान में रखनी है, गुड्स वर्ड है परचेस से माइनस कर देंगे या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे। सेकंड हम लोग देखेंगे उससे जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेनिफिट मिल रहा है, इनकम है, लॉस है, क्या है। तो मोस्टली केसेस में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे लॉस ही दिख रहा है गुड्स के केस में, तो पीएनएल के डेबिट में ही सब देखोगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान में रखना। जो पार्टनर लेके जाता है तो उस केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4+4+5 एंट्री हमारी क्लियर हो गई। तो चलिए नेक्स्ट एंट्रीज की बात करते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम 4 का मैंने बताया, इससे क्या होगा देखो 4+4+5+4। अगर आप इस तरीके से टोटल एडजस्टमेंट पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सिंपल सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं एडजस्टमेंट में कन्फ्यूजन आ जाते हैं, क्योंकि टोटल 25 एडजस्टमेंट टोटल चैप्टर्स में, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी डिसीजन ले लेते हैं कि एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कुछ लिमिटेड एडजस्टमेंट ही करेंगे। बट इस तरीके से आप उसको अगर डिवाइड कर देते हो ना तो आपको जो कॉन्सेप्ट रहेगा एडजस्टमेंट का भी वो एकदम क्लियर हो जाता है। तो यहाँ जो मैंने आपके 4 एडजस्टमेंट रखा है इनका भी आपस में रिलेशन है, जिसको हम लोग प्रीपेड वाला एंड आउटस्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग में से भी आपको क्या रखते हैं वो लोग, एक एडजस्टमेंट रखते हैं, या फिर आउटस्टैंडिंग का या फिर प्रीपेड वाला कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड प्री रिसीव्ड इनकम। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है मैंने एक्सपेंसेस जो होता है वो मैंने ज़्यादा कर दिया हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लियर है। या फिर उसका अपोजिट हो सकता है मैंने इनकम रिसीव कर लिया है एक्स्ट्रा, मतलब प्री रिसीव्ड इनकम। तो अकाउंट का रूल ये बोलता है भाई कि आपके जो भी एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा पेड भी नहीं करना है और ज़्यादा रिसीव भी नहीं करना है, क्लियर है। जितने टाइम की बात होती है मतलब 1 ईयर का, तो 1 ईयर की ही आपको बात करना है, प्रीपेड की बात ही नहीं करना, चाहे एक्सपेंसेस हो चाहे इनकम हो। अगर आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिया है तो भाई इनकम एक्सपेंसेस को आप रिटर्न ले लो, 1 ईयर की ही बात करो, 1 ईयर से ज़्यादा पे किया तो ले लो। इनकम अगर आपने ज़्यादा रिसीव कर लिया तो सेम आप इनकम की भी बात करो, इनकम उनको रिटर्न कर दो। मतलब प्रीपेड आपने किसी भी केस में किया है तो बोला जाता है माइनस कर दो आप, क्लियर। किससे माइनस, जो भी आपका एक्सपेंस रहेगा और जो भी आपका इनकम रहेगा उससे माइनस। मतलब एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि प्रीपेड वर्ड आया तो माइनस कर देते, चाहे एक्सपेंस हो चाहे फिर इनकम। अब यहाँ पे देखो ना, एक्सपेंस माइनस कर रहा हूँ मैं, मतलब एक्सपेंस मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मतलब किधर जाएगा इफेक्ट, असेट्स। माइनस हो रहा है मेरा खर्चा तो क्या होता है, असेट्स जाएगा। इनकम में से माइनस मतलब इनकम कम हो रही है तो लॉस हो रहा है, सॉरी यहाँ से तो ऑलरेडी आपने माइनस किया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा आपका, लायबिलिटी जाएगा, क्लियर है। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंस आप ज़्यादा कर दिए हो तो माइनस करो, और असेट आपका असेट है जितने भी मंथ का आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया होगा, इनकम आपने जितना ज़्यादा रिसीव किया वो आपका लायबिलिटी बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ तो रहेगा ही, एनपीए वाले कॉन्सेप्ट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बनती है, चारों एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर इनकम रिसीवेबल, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम में बोल सकता हूँ भाई। जो एक्सपेंसेस है उसका अपोजिट हो सकता है, अभी मैंने पे नहीं किया, जैसे एग्जाम्पल ये जो रूम है, रूम का रेंट मैंने पे नहीं किया लास्ट 2 मंथ का, तो मैं क्या बोलूँगा उसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट बोलूँगा। एक्सपेंसेस मतलब रेंट, तो आउटस्टैंडिंग आपने बाकी रखा है तो प्लस करूँ, जितने भी मंथ का, चाहे इनकम रिसीव करना हो चाहे फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात होती है, क्लियर है। मतलब अकाउंट का रूल क्या बोलता है, मंथ टू मंथ चल रहा है, मतलब ईयर 1 ईयर का हो तो 1 ईयर का पेमेंट कर दूं। अब आपने 2 मंथ का बाकी रखा है तो 2 मंथ का आपका क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। किस में प्लस किया आपने, जो भी आपका एक्सपेंस रहेगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया रेंट का, तो रेंट में प्लस, सब में आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस आता है तो वेजेस में प्लस, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी आता है तो रॉयल्टी में प्लस। मतलब जिसमें भी जिसका भी आउटस्टैंडिंग रहेगा आप उसमें क्या करोगे, उसको प्लस करोगे। इनकम रिसीवेबल में आउटस्टैंडिंग इनकम, मेरा इनकम आना बाकी है तो मेरा क्या करेगा, आएगा फ्यूचर में तो आएगा, मतलब प्लस करो किसमें, जो भी इनकम आना बाकी है, क्लियर है। चलिए एक्सपेंस में प्लस, मतलब कर्जा और बढ़ रहा है, खर्चा में से एक्सपेंसेस मेरा और इंक्रीज हो रहा है, तो कहाँ जाना है आपको, लायबिलिटी वाले पार्ट में जाना है, क्लियर है। इनकम रिसीवेबल, इनकम आना बाकी है तो असेट्स,
क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, मैंने बोला यहाँ के लिए भी एंड अपना फाइनल का एनपीओ कॉन्सेप्ट क्लियर, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लॉजिक आपको याद रखना है। यहाँ से कोई चीज़ माइनस तो आ जाएगी आपके एसेट्स वाले पार्ट में, इतना ध्यान में रखना है। कोई चीज़ प्लस तो सीधा आपको लायबिलिटी में जाना है, ये लॉजिक याद रखना। माइनस पे इनवर्स जाएंगे दोनों, प्लस में डायरेक्ट सामने सामने चलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट को मैंने एक साथ रखा है, मतलब ये भी 4 एडजस्टमेंट हो गए। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पार्ट रहेगा, मैंने क्या बोला, इसमें हम लोग ने हिडन एडजस्टमेंट की बात नहीं किया है। तो ध्यान देना, हिडन एडजस्टमेंट का हम लोग सेपरेट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लास्ट अभी आपका ऑलरेडी 4 वाला पार्ट्स बचा है, तो ऑलरेडी आपके जितने भी टॉपिक्स में एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो चलिए लास्ट हमारे जो रिमेनिंग 4 एडजस्टमेंट है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे भी मैंने 4 एडजस्टमेंट को साथ में रखा है, अनरिकॉर्डेड परचेज एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स। ये दोनों एडजस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है और इजी एडजस्टमेंट है कि आपने एक किया तो सेकंड हो जाएगा। एंड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर एंड बिल्स पेबल डिसऑनर, यहाँ पे भी आपने एक किया तो दूसरा क्लियर हो जाता है, इसलिए मैंने उनको साथ में रखा है। तो चलिए अनरिकॉर्डेड परचेस की बात पहला करते हैं। मैंने परचेस किया था बट रिकॉर्ड करना ही भूल गया। जब हमारा अकाउंट क्लोज होने गया, जब हमारा साल कंप्लीट हुआ, जब मैंने रिकॉर्ड करना चालू किया तो ध्यान में आया कि कोई एक परचेज है जिसको हम लोग ने रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स में। तो उसका मतलब होता है कि भाई अब पता चला है आपको तो अब रिकॉर्ड कर दो आप, मतलब अब पता चल गया ना तो अब रिकॉर्ड कर दो आप, मतलब परचेज में प्लस। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल की बात करूं, 10,000 की एंट्री, 10,000 मैंने किसी से परचेज किया था बट रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स में, तो आप पता चला 10,000 प्लस कर दो आपका। देखिए आप परचेज जब करते हो तो परचेज 2 ही बेस पे होता है, या तो कैश बेसिस पे या तो क्रेडिट बेसिस पे। तो मतलब क्या है कि आपने एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया है, इसका मतलब ये आपका क्या रहता है, क्रेडिट परचेज रहता है। क्रेडिट परचेज का मतलब ये होता है भाई कि आपका कर्जा बढ़ेगा। कर्जा बढ़ेगा मतलब क्या रहेगा, आपका क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि परचेस का रिलेशन किसके साथ होता है, क्रेडिटर्स। क्लियर है। सेल्स का रिलेशन किसके साथ होता है, डेटर्स। मतलब अगर आपने अनरिकॉर्डेड परचेस समझ लिया तो अनरिकॉर्डेड सेल्स आप खुद से कर सकते हो। मतलब परचेज किया गया था बट हम लोग ने क्या किया, रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनरिकॉर्डेड परचेज की बात करते हैं। परचेज में प्लस तो सेकंड इफेक्ट हमारा क्या होता है, क्रेडिटर में प्लस। तो अनरिकॉर्डेड सेल, मैंने सेल ही किया बट रिकॉर्ड नहीं किया, ईयर एंड के बाद जब रिकॉर्ड चालू हुआ तो पता चला। तो यहाँ पे भी सेम, सेल्स में प्लस, सेल्स में इनकम आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डेटर्स में प्लस। मतलब मैंने क्या बोला था, एक आपका क्लियर हुआ तो दूसरा ही क्लियर हो जाएगा, उसका अपोजिट है। सेम यहाँ पे भी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर एंड बिल्स पेबल डिसऑनर। एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाता है। देखिए बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स में क्या डिफरेंट है। बिल्स रिसीवेबल में आपने देखा रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, एक एग्रीमेंट बनता है। क्लियर है। जहाँ पे ड्रॉवर एंड ड्रॉई के बारे में बातचीत होती है, एक एग्रीमेंट बनता है, देखा रहेगा आपने, एक फॉर्मेट देखा रहेगा उसका, परफॉर्मेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे बिल्स वाले केस में क्या होता है कि एग्रीमेंट बनता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। और जिसके साथ बिल का एग्रीमेंट नहीं बनता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स। मतलब यहाँ पे 2 बंदे हैं, एक बिल्स रिसीवेबल, दूसरे को मैं क्या बोलूँगा, डेटर्स। दोनों में देखिए दोनों सेम कब क्रिएट होते हैं, क्रेडिट सेल पे ही क्रिएट होते हैं। जब मैं उधारी बेचूंगा तभी क्रिएट होगा। और दोनों कॉन्सेप्ट में क्या क्लियर है भाई कि ये जो रहते हैं बिल्स वाले जो रहते हैं, इनके साथ मैं एग्रीमेंट बनाता हूँ और इनके साथ एग्रीमेंट नहीं बनाता हूँ। क्लियर है। इसीलिए देखा रहेगा डेटर्स के केस में लॉस होता है, बिल्स वाले केस में लॉस नहीं होता है। क्लियर है। अब ध्यान देना इधर पे, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, मतलब एक बंदा ऐसा था जिससे मेरा बिल का पैसा आने वाला था बट उसने बिल डिसऑनर कर दिया। बिल डिसऑनर का मतलब होता है ड्यू डेट पे पेमेंट ही नहीं किया मुझे उसने। तो अब इसका नाम देखो, पेमेंट नहीं किया तो अब तुम्हारा नाम यहाँ से कट हो जाएगा, क्योंकि जो एग्रीमेंट में बात हुआ था, जिस डेट पे पेमेंट करने की बात हुआ, वो डेट पे तो आपने पेमेंट किया नहीं, तो आपका नाम मैं यहाँ से कैंसिल करके कहाँ ऐड कर दूंगा, इधर। क्लियर। मतलब देखिए आप अभी भी पेमेंट करना ही है, लेकिन मैं आपको बिल से रिसीवेबल से हटा के कहाँ पे लेके आ रहा हूँ, डेटर्स में। क्यों? क्योंकि जो भी एग्रीमेंट हुआ था, जो भी ड्यू डेट पे पेमेंट करने की बात हुआ था, वो ड्यू डेट पे आपने पेमेंट नहीं किया, लेकिन अभी भी करना है। बट आपको मैं क्या बोलूँगा उस केस में, डेटर सब बोलने वाला हूँ। मतलब एंट्री कहाँ जाएगी आपकी, बिल से रिसीवेबल से माइनस कर दूंगा, आपका नाम वहाँ से कट करके कहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं, डेटर्स में प्लस कर दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट
आपको देखो दोनों का डिफरेंस पता है तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। बिल्स वाले केस में आपको ऑलरेडी पता होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पड़ा था, परफॉर्मा उनका बनता है बिल्स एंड ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के केस में बनता है ड्यू डेट पे पेमेंट करना रहता है। ड्यू डेट में आपने पेमेंट नहीं किया तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसऑनर, तो आपका नाम फाइनल अकाउंट में बोला जाता है, यहाँ से कट करके उधर बनेगा। जब न्यू बिल बनेगा, जब वहाँ पे बिल्स में आप देखते हैं न्यू बिल बनता है, न्यू बिल बनेगा तो यहाँ पे काट के रिटर्न इधर आता है। बट फाइनल में फिलहाल तो यही इफेक्ट है, यहाँ से इनका नाम हटाओ और वहाँ ले जाके जोड़ो। सेकेंड, उसका अपोजिट बिल्स पेबल डिसऑनर, मुझे पेमेंट करना था मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, तो सेम उसका अपोजिट इफेक्ट आप डाल दो, बिल्स पेबल से मेरा नाम कट होएगा और कहाँ ले जाके ऐड हो जाएगा, क्रेडिटर्स में प्लस। क्लियर? तो टोटल आप देख लो कितना एंट्री हो गया, 4 + 4 + 4 प्लस टोटल देखोगे आप 21 एडजस्टमेंट हो गए, जिसमें से आप बैड डेब्ट्स आईडीडी डिस्काउंट वाला मैंने एक में ही ऐड किया है। क्लियर? तो मोस्टली आपके जो भी एडजस्टमेंट है वो हो गए क्लियर फाइनल अकाउंट के। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उस पर हम लोग बात करने वाले हैं हिडन एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये जितने भी एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे कराए हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ रहा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई तो वो ध्यान में रखना है। और जो भी आपको देखो आप बहुत सारे स्टूडेंट का ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स वगैरह पहले से ही करके हो चुका है तो उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा, बहुत ही ईजी पड़ेगा। बट जो स्टूडेंट ने अभी तक एडजस्टमेंट किया नहीं है या फिर जिन्होंने ये सोच के रखा है कि मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, तो बट मैं सजेशन दूंगा भाई कि इस बेस पे आप क्या करो, उसको एडजस्टमेंट को 1 बार 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स आप देखो, इजी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद देखिए हिडन एडजस्टमेंट हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा। हिडन एडजस्टमेंट के बाद हम लोग एटलीस्ट जो भी आपके टेक्स्ट बुक का सम्स है कुछ बहुत सारे सम्स भी सॉल्व करेंगे, तो आपको एक आइडिया भी चल जाएगा किस तरीके से, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइमिंग थोड़ा सा क्या हो गया पीछे गया है, तो आपको यहाँ पे टाइम दिया गया, टाइम भी मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। फिर भी आपको कोई भी एडजस्टमेंट में डाउट्स आता है, कन्फ्यूजन आता है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।